चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर डिवाइड होती है डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट पे। मतलब कि पावर को सिर्फ एक इंसान के हाथ में ना देकर उसे डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर पावर सिर्फ एक इंसान को दे दी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, जिससे वो डिक्टेटर बन सकता है। अब वो सोचेगा कि उस पर तो रूल एंड रेगुलेशन वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई उससे ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं, तो पावर का वो मिसयूज़ करने लगेगा। इसलिए ही पावर को लेवल्स में डिवाइड करते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा ही होगा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में कि गवर्नमेंट को लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर लास्ट में लोकल गवर्नमेंट आती है। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल्स भी हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 लेवल होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में है कि 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है। अब जो गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो इंटायर कंट्री में अप्लाई हो, तो वो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करे उसके लिए होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अब देखेंगे हम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब मिनिमम 2 और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसमें सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होती है। अब आपको मुझे बताना है कि क्या इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट होती है? डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना जुरिडिक्शन होता है रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रूल होता है, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ऐसे ही डिफेंस है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। और पुलिस ये आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी इस पर। तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना रोल होता है। अब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं तो क्या कोई भी लेवल की गवर्नमेंट अकेले कर सकती है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसमें दोनों लेवल की गवर्नमेंट को अलग अलग अपना अपना कॉन्सेंट होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर वर्क करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी, ये सब मेंशन कहाँ है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कोर्ट का अपना एक मेजर रोल प्ले करती है। जो वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं, इसे चेक करता है। और सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई वर्क को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो इसे रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट करता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स क्या क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा। अब फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, हमारी इंडिया की यूनिटी को प्रोटेक्ट करना। और सेकंड है एकोमोडेशन करना रीजनल डाइवर्सिटी को। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, यहाँ का कल्चर चेंज हो जाता है, तो गवर्नमेंट सबको साथ में लेकर चलती है। अब देखेंगे बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बैलेंस ऑफ पावर वैरी करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। अगर कोई रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो उसे स्टेट के लोगों को ध्यान में रखकर बनाना होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई रूल यूपी में लागू है तो वो सेम रूल मतलब कहीं और स्टेट, जैसे सपोज अरुणाचल प्रदेश में भी वही सेम रूल अप्लाई कर दिया जाए। तो ज़रूरी है क्या कि परमिशन ली जाए स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से जानती है कि वहाँ के लोगों के लिए बेस्ट क्या है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके घर के लिए कोई रूल बनाना है तो आपकी फैमिली बहुत अच्छे से बना सकती है, लेकिन अगर यही सेम रूल आपके घर के पास के जैसे सपोज पड़ोसी बनाएंगे तो वो उतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे। अब देखेंगे फेडरल सिस्टम 2 तरह के फॉर्म करते हैं। कमिंग टुगेदर, बहुत सारे स्टेट जो पहले अलग अलग रूल कर रहे थे अब वो एक साथ आए और यूनाइट होकर कंट्री फॉर्म करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर, इसमें एक लार्ज कंट्री थी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सही चले तो वो अपने पावर को स्टेट में डिवाइड कर देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे इंडिया है, स्पेन है। अब अब देखेंगे नेक्स्ट है हमारा इंडिया एज अ फेडरल कंट्री।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया यूनियन है स्टेट्स का, मतलब बहुत सारे स्टेट में यूनियन को फॉर्म किया है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कही गई है, यूनियन और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो कि बाद में 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। अब जो लेजिस्लेटिव पावर है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब कि कौन सा वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कौन सा वर्क स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इसे 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जिन पर यूनियन गवर्नमेंट खुद लॉज बना सकती है। इसमें आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। स्टेट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें। इस लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट खुद लॉज बना सकती है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, ये सारे क्या हैं, ये कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। इन पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती है। अब देखेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म इंडिया में किस बेस पर फॉलो होता है, तो इसमें बेस है लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो पहले हम देखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद से ये डिमांड उठने लगी कि जो लैंग्वेज के बेस पर इंडिया के स्टेट डिवाइड हों, तो काफ़ी सारे कमीशंस बनाए गए रिव्यू करने के लिए, जिन्होंने डिसएग्री किया काफ़ी ने। तो एंड में क्या हुआ कि वो एग्री हुए और इंडिया में लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाए गए। लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन करना ईजी हो जाता है। अब लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाए जाने की इंडिपेंडेंस के बाद से ही डिमांड उठने लगी थी, और साउथ इंडिया के लोग चाहते थे कि इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। अब तो फिर क्या हुआ, तो इंडिया ने किसी भी लैंग्वेज, ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बनाया है, और 8th शेड्यूल में हमारी जो लैंग्वेज है वो 22 ऐड की गई है। अब देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या होता है। तो पास में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस करने लगी थी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को। तब सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स आए, जिसमें कहा गया कि इस स्टेट को भी पावर्स मिले हुए हैं, सेंट्रल ही मेन पावर में नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को मेंशन किया है। अब 1990 के बाद से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से बनने लगे। फॉर एग्जांपल, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले, तब स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलिशन करने पर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई। इससे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए। अब देखेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, तो सेंट्रल या स्टेट उतने अच्छे से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। सेंट्रल और स्टेट से पावर्स को लेकर लोकल गवर्नमेंट फॉर्म की गई, जो वहाँ की एरियाज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करे और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करे। तो ये 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक मेजर स्टेप 1992 में लिया गया। इस एक्ट में कहा गया कि रेगुलर इलेक्शंस होंगे लोकल बॉडीज़ के। SC ST OBC एंड विमेन को रिजर्वेशन दिया गया। विमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है इसमें, और स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, जो पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को कंडक्ट करता है। अब देखेंगे हम लोकल गवर्नमेंट में पंचायती सिस्टम एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पंचायती सिस्टम ये विलेज लेवल पर होता है। गांव के एडल्ट जो वोट करते हैं, इसमें ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत से ग्राम सभा बनती है और इसका हेड सरपंच होता है। कुछ ग्राम पंचायत का ग्रुप होता है, इसे पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति के हेड को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। जिला परिषद, कई सारे ब्लॉक मिलकर जिला परिषद फॉर्म करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। इसमें मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा MLAs और उस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, और अदर ऑफिशियल्स होते हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद के हेड को जिला परिषद चेयरपर्सन कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ में, बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, इसके हेड को मेयर कहते हैं। और जो टाउन्स होते हैं उसमें म्यूनिसिपालिटीज़ होती हैं, और इसके हेड को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं।
तो गाइज़ ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।